सीनियर सरस्वती अकेडमी में हार्दिक में आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग एजुकेशन PYQ स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट PYQ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखना पहला प्रश्न आपका है, सावित्रीबाई फुले में कौन सी एक विशेषता नहीं हो सकती है। तो प्रश्न पूछा गया है सावित्रीबाई फुले में कौन सी एक विशेषता नहीं हो सकती है, पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि नहीं है। तो इसमें कौन सी नहीं है, ये जानते कवित्री हैं, ठीक है, शिक्षाविद हैं, समाज सुधारक हैं सावित्रीबाई फुले, ठीक है। जिसमें आपका जो है 4 विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला तो ये नहीं है, राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, इसमें सावित्रीबाई फुले की ये विशेषता नहीं है, याद रखिएगा ये नहीं है। और यहाँ पे इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हो आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से आपको जो है टॉपिक इसके अंतर्गत हैं जो पॉइंट आपको पढ़ने हैं। तो कवित्री सावित्रीबाई फुले, तो यहाँ पे देखिएगा सावित्रीबाई एक निपुण कवित्री थी। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य की अग्रदूत भी माना जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में 2 काव्य पुस्तकों की रचना की, यानी कि सावित्रीबाई फुले ने जो है अपने जीवन काल में 2 काव्य पुस्तकों की रचना करी है, याद रखिएगा। और जिनमें उनका पहला काव्य फुले है, यानी कि काव्य फुले याद रखिएगा, यदि पूछा जाए रचना, ठीक है, मिलान करने में आते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो 1954 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, तब जब वह मात्र 23 वर्ष की थी। और दूसरी काव्य संग्रह है, ठीक है, यानी कि दूसरी जो है काव्य संग्रह कह सकते हो, काव्य संग्रह मतलब 52 काशी सुबोध रत्नाकर 1891 में आया, ठीक है। तो ये 2 जो है काव्य रचना है, ठीक है, मतलब सावित्रीबाई फुले की, ये आपको याद रखने हैं, भूलना नहीं है। 2 हैं, एक काव्य फुले हो जाएगी और एक आपकी हो जाएगी 52 काशी सुबोध रत्नाकर। तो सुबोध रत्नाकर यदि लिखा आ जाए तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, सावित्रीबाई फुले से ही टिक करना है, मिलान करने में पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। ये सन दिया गया है 1854 काव्य फुले, ठीक है। और ये 1991 दिया गया, सॉरी 1891 दिया गया, ये भी 1854 दिया गया। तो इतना याद रखना है। इसके आगे आप देखिए, जिसे सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन साथी महात्मा ज्योतिबा, ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले के परिनिर्वाण प्राप्ति के बाद उनकी जीवनी के रूप में लिखा था, ठीक है। तो इनके पति का क्या नाम था, मतलब, ठीक है, तो ज्योतिबा फुले था। इनके जो है पति जो थे वो ज्योतिबा फुले थे, याद रखिएगा। और शिक्षाविद सावित्रीबाई फुले, जब लड़कियों की शिक्षा एक अभिशाप मानी जाती थी, ठीक है, तो जब लड़कियों की शिक्षा एक अभिशाप मानी जाती थी, उस दौरान इन्होंने, मतलब सावित्रीबाई फुले ने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में 3 फरवरी 1848 को अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ पहला बालिका जो है विद्यालय पूरे देश में एक नई पहल की शुरुआत की, मतलब पहला विद्यालय खोला था, ठीक है, यानी कि छात्राओं के लिए 9 छात्राएँ थी, जिसमें पहला बालिका विद्यालय खोले। समाज सुधारक के रूप में देखिएगा, यहाँ पे थोड़ी तबीयत नहीं ठीक लग रही है हमारी। समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले, ठीक है, ये सावित्रीबाई ने 19वीं सदी में छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध अपने पति के साथ मिलकर जो है काम किया था, ठीक है। तो आपको ये सारे वर्ड याद रखने हैं कि ये सावित्रीबाई फुले से संबंधित है, ठीक है। विधवा विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध यहाँ पे और देख लीजिएगा, मिलकर काम किया था, ये जो अभी बताया। और अगला पॉइंट है, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। एक आपका ये भी पॉइंट आपका जो है नोट करना है, आपको नोट कर लीजिएगा जो बोल रहे हैं हम, ठीक है। 2 काव्य रचना आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जो हमने बताया, ठीक है। एक 52 काशी बताया आपको, जो हमने बताया 2, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, सुबोध रत्नाकर और एक काव्य फुले। तो यहाँ पे देखिए समाज की स्थापना करी, तो ये आपको एक नोट कर लेना है, ये भी नोट कर लेना है सन। उन्होंने विधवा विवाह की परंपरा की शुरुआत की। तो सावित्रीबाई फुले ने जो है विधवा विवाह की परंपरा की शुरुआत करी थी, ठीक है। पहले विवाह नहीं होता था, दोबारा यदि जब पति की डेथ हो जाती थी, मतलब मृत्यु हो जाती थी, तब उसके बाद इस संस्था के द्वारा पहला विधवा पुनर्विवाह 25 दिसंबर 1873 को कराया गया, ठीक है, ये बताया गया। सावित्रीबाई फुले ने जो है 25 दिसंबर 1873 को कराया विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। 1854 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला, ये भी पॉइंट आपको नोट करने के लिए है। 1854 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला। जो हम पॉइंट से बताए हैं, जिसे हमने आपको रचना जो बताई है काव्य, ठीक है, सावित्रीबाई फुले जी की, तो वो आपको 2 रचनाएं याद कर लेनी है काव्य, और ये समाज सुधारक, ये सन याद कर लेना है, लिख लेना है। और ये इसको भी लिख लेना है, विधवा पुनर्विवाह जो कराया गया 1873 में, इसको भी लिख लेना है। ये इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स, इनको नोट कर लीजिएगा। सावित्रीबाई के पति ज्योतिबा राव का निधन जो है 1890 में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा, 1890। उस समय उन्होंने सामाजिक मानदंडों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया। उनकी चिता को अग्नि दी, यानी कि जो है सावित्रीबाई फुले ने ही अपने पति की जो है चिता को आग दी थी, और इनके पुत्र नहीं थे, उन्होंने कूद दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा आप सभी, थोड़ा छोटा करूँ इसको, इसमें टिक लगे ही हुए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न है आपका, नीचे परामर्श के संबंध में क्या करें। यहाँ पे पूछा गया है नीचे परामर्श हमने आपको पढ़ाया है, आप जानते हैं, ठीक है। परामर्श काउंसलिंग हो जाएगा, काउंसलर कह सकते हो जो परामर्श देता है, ठीक है, व्यक्तिगत तौर पे जो, ठीक है, संबंध में क्या करें।
वह क्या ना करें कि विवरण दिए गए हैं, ठीक है, विवरण दिए गए हैं उन कथनों को पहचानिए जो परामर्श सत्र के संदर्भ में प्रासंगिक है। एक परामर्शदाता की भूमिका में सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें सही उत्तर के दाता को चुनना है, एक परामर्शदाता की भूमिका, यहाँ से आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है भूमिका में सही उत्तर को चुनिए। तो पहला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, विकल्प अपना देखिएगा, परामर्शार्थी, ठीक है, परामर्शार्थी यानी कि काउंसलिंग या काउंसलर दाता जो आपको गाइड कर रहा, मतलब काउंसलिंग दे रहा होता है विशेष तौर पे जो, ठीक है। तो परामर्शार्थी के लिए अपने डेस्क अथवा मेज के साथ एक कुर्सी तैयार रखिए। आवाज़ आ रही होगी आपको, ठीक है, बाहर से। मेज के साथ एक कुर्सी तैयार रखिए, ये पॉइंट हो गया। और एक आपका परामर्शार्थी यदि चाहे तो उसे ठहर कर सोचने का अवसर दीजिए। सी, ऐसे प्रश्न पूछिए जिनका हाँ या ना में उत्तर दिया जा सके। डी, ऐसे प्रश्न पूछिए जिसमें चर्चा अथवा स्पष्टीकरण आवश्यकता हो, जिससे इन विषयों पर परामर्शार्थी भावनाएं प्रकट हो सके। तो इसमें तो टिक पहले से दिया हुआ है, यहाँ पे एक नज़र में देख लेते हैं आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले ए आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जब ये सही है तो पहले आप बी को कट कर दीजिए, ठीक है, बी को कट कर दिया। इसके बाद आपको देखना है तीनों में बी है, ठीक है, विकल्प जो दिए गए, तो ये बी आपका सही हो जा रहा है। जैसे आपको नहीं आते हैं ये आंसर, ठीक है, इस आधार पे आपको मतलब हल करने हैं पेपर। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा बी हो गया है, ठीक है। और इसके बाद सी आपका ये गलत ही है, डी हो जाएगा, ये आपका डी सही है। तो आपका प्रश्न जो है ये विकल्प सही हो जा रहा है, सेकंड। आप सभी स्टूडेंट इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। काउंसलिंग को हिंदी में परामर्श कहा जाता है, ठीक है, जो परामर्शार्थी। हमने आपको बता रखा है काउंसलिंग क्या होता है और परामर्श, तो काउंसलिंग को ही परामर्श बोला जाता है, ठीक है। परामर्श को उपबोधन बोलते हैं, ये भी हमने आपको पढ़ाया है। सभी स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा थ्योरी क्लासेस, ठीक है, हेल्प आएंगी आपको पेपर करने में, ठीक है, जब आप पढ़े होंगे तो काउंसलिंग, परामर्श, उपबोधन, 3 नाम आपके हो गए, ठीक है। यदि उपबोधन पूछा जाए तो आपको जानना है कि ये काउंसलिंग है, ठीक है, या परामर्श है या परामर्शदाता कह सकते हो, ठीक है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 लोग शामिल होते हैं, ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 लोग शामिल होते हैं। एक व्यक्ति जिसे अपनी समस्या का समाधान चाहिए होता है, मतलब काउंसलिंग जो काउंसलिंग देता है, ठीक है, पर्सन वो होता है, एक काउंसलिंग लेने वाला पर्सन होता है, 2 व्यक्ति होते हैं। दूसरा व्यक्ति आपका एक्सपर्ट होता है, मतलब विशेषज्ञ होता है, या कह सकते हो मनोचिकित्सक हो सकता है, ठीक है। और काउंसलिंग व्यक्ति को चिंता, अवसाद, पारिवारिक समस्या आदि समस्या से बाहर निकलने में मदद करता है। जो काउंसलिंग दी जाती है, ठीक है, तो ये विशेषज्ञ लोग देते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट होते हैं, वो देते हैं। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, पारिवारिक प्रॉब्लम है, समस्या कोई है, अपनी पारिवारिक समस्या हो गई या पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है, या चिंता हो गई, डिप्रेशन में कहते हैं ना लोग, आज की जनरेशन जो है देखते हैं सभी को प्रॉब्लम्स होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ऐसा कोई इंसान नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, व्यक्ति कि कोई उसको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो उसको जो है काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं समस्या से बाहर निकलने में मदद करता है, ठीक है, तो ये मदद करता है। यहाँ पे देखिएगा काउंसलिंग करने वाला व्यक्ति प्रोफेशनल होता है, यानी कि वो जो है अपना क्या कहते हैं पैसे लेता है, ठीक है, ऐसे नहीं काम करता है, प्रोफेशनल होता है, वो उसका व्यवसाय होता है, समझ लीजिए इस प्रकार से। जो अपने क्लाइंट की बातों को गोपनीय रखता है, वो अपनी बातों को भी गोपनीय रखता है। जैसे कि हम आपको जो है काउंसलिंग दे रहे हैं, ठीक है, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो विशेष प्रकार से मतलब आप मतलब काउंसलिंग लेना चाहते हैं कि हमको जो है इस प्रकार से हमको ऐसे बता दीजिए कि हमारा क्वालिफाई जो मतलब जो है जो एक्सपर्ट होता है, ठीक है, जैसे कि जिन्होंने PhD कर रखा है, ठीक है, हमने PhD नहीं करा है, PhD कर रखा है और प्रोफेसर भी बन गए, मतलब अधिक उपाधि मतलब प्राप्त कर ली है, उपलब्धि प्राप्त कर ली है, मतलब पढ़ाई लिखाई कर ली है, नॉलेज अधिक हो गया है, पढ़े लिखे व्यक्ति, ठीक है, वही जो है काउंसलिंग दे पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से समझिएगा। और उनकी पूरी बातों को सुनकर उनको सुझाव देता है, ठीक है, उनकी पूरी बातों को सुनकर, जैसे कि ये हो गया क्लाइंट, ठीक है, और ये हो गया काउंसलिंग दाता, यानी कि परामर्शदाता ये व्यक्ति हो जाएगा, ये परामर्श लेने वाला व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है, जिसको जैसे कोई प्रॉब्लम है, पारिवारिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी भी प्रकार की मतलब या व्यवसाय से संबंधित उसको जो है काउंसलिंग लेना है, ठीक है, शिक्षा से संबंधित, ठीक है, तो इस प्रकार से हो सकता है। तो ये जो परामर्शदाता है, काउंसलर है, ठीक है, तो ये जो है तो ये पर्सन जो होता है काउंसलर, ये जो है आपको एक्सपर्ट व्यक्ति होता है, तो ये आपको गाइड करेगा, ठीक है, काउंसलिंग करेगा आपकी। तो ये सारी बातें आपकी गोपनीय रखा है, जो आप बातें बताएंगे, ठीक है, किसी को बताएंगे नहीं। और ये जो है 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है, ठीक है। और एक आपका गाइडेंस जो होता है, तो गाइडेंस कोई भी व्यक्ति दे सकता है, ठीक है, वो अनपढ़ व्यक्ति भी दे सकता है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति मतलब, ठीक है, वो सामूहिक तौर पे भी दिया जाता है। इस प्रकार से समझ सकते हो। हमने पढ़ाई है क्लास में, हमने यूनिट अच्छे से पढ़ाई है, सारी यूनिट अच्छे से पढ़ाई है, आप सभी यूनिट आप पढ़ सकते हैं सभी स्टूडेंट। और यहाँ पे सुनकर उनको सुझाव देता है, यानी कि सुनकर सुझाव देता है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट थे इसलिए हमने बताया। और ये कितने प्रकार के होते हैं आप जानते हैं, ठीक है। एक आपका निर्देशात्मक होता है, निर्देशात्मक कहिएगा, ठीक है, या निर्देशात्मक कह सकते हो, कहीं पे निर्देशात्मक लिखा होता है। एक आपका अनिर्देशात्मक लिखा होता है, ठीक है, होगा। और एक आपका होगा समन्वित, ठीक है,
समन्वित या इंग्लिश में बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये इसको किसने दिया है? ई विलियमसन ने दिया है, ठीक है, ई विलियमसन ने दिया है। इनको जो है कार्ल रोजर्स ने, निर्देशात्मक जो है कार्ल रोजर्स ने दिया है। और इस समन्वित जो आपका परामर्श या उपबोधन कह सकते हो, तो इसको जो है थॉर्न ने दिया है, ठीक है। ये सारे आपको नेम याद रखने हैं। और आपके हैं शैक्षिक, जैसे शैक्षिक उपबोधन हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे हैं, ये आपको 3 इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और ये यहाँ पे भूमिका देख सकते हो, व्यक्ति छात्रों को उनके व्यवहार परिवहन में सहायता, ये व्यक्ति छात्रों के व्यवहार में सुधार लाने में सहायता करता है, सुझाव प्रदान करता है, सेवार्थी को सूचनाएं उपलब्ध कराना। सेवार्थी मतलब जैसे आप काउंसलिंग ले रहे हैं किसी पर्सन से, मतलब जो एक्सपर्ट है, ठीक है, काउंसलर दाता से, मतलब परामर्शदाता से। ये सेवार्थी जो सेवा ले रहा है, और परामर्शार्थी जो हमने अब ये यहाँ पर बताया वो हो जाएगा सलाहकार के रूप में परामर्शदाता निर्णय। ये सारी पॉइंट्स आपको रट लेने हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे देखिएगा, जे कृष्णमूर्ति से। जे कृष्णमूर्ति को शिक्षण विश्वास था कहाँ से है, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया। तो इसमें जो है आपके विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपको छांटना है कि कौन सा आपका विकल्प सही है। तो यहाँ पे आपको गेस करना है कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप विशिक्षण, यहाँ पे देखिएगा, किसी चीज़ का आदान प्रदान ये नहीं हो सकता है, पहले अध्ययन करना, फिर उसे एक कार्रवाई में परिणत करना, ये भी नहीं हो सकता। परस्पर साझा करना, शिक्षण विश्वास, ये आपका है, ठीक है। और इसके बाद विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने में सहायता करना, ये तो नहीं हो सकता। आत्मानुभूति करना, तो इसमें आपका विकल्प आपका ये सही हो जाएगा, यानी आपका सी ये सही है, ये सही है। यहाँ पर टिक लगा हुआ है, तो देख सकते हैं आप। तो यहाँ आपको टिक लगा हुआ है, मतलब ठीक, इससे मतलब नहीं है कि आंसर आपका आंसर दिया हुआ है, आंसर तो आपका यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको प्रश्न पढ़ करके जे कृष्णमूर्ति का शिक्षण विश्वास, ठीक है, आपको मेन पॉइंट आपको पकड़ना होता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको गेस करना होता है कि कौन से आपका पहला प्रश्न होगा, कौन से बाद में होगा, या कोई भी प्रश्न, जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको मेन इसमें जो होता है आपको समझना होता है कि प्रश्न आपका पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, उसके भाव क्या होते हैं, उसका अर्थ क्या निकल रहा होता है, क्या हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रश्न पढ़ करके उत्तर देने होते हैं, और जल्दबाजी नहीं करनी है, और अपने टाइम के हिसाब से, टाइम के मुताबिक आपको जो है पेपर हल करना है। एक प्रश्न आप यहाँ पे देखिएगा, ये आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध उपकरण किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति अथवा धारणाओं को सर्वाधिक अच्छी तरह से मापने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा शोध उपकरण, ठीक है, कौन सा शोध उपकरण किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति, ठीक है, अभिवृत्ति अथवा धारणाओं को सर्वाधिक अच्छी तरह से मापन का प्रयत्न करता है। तो इसमें आपका प्रश्नावली तो नहीं होगा, ठीक है, जांच सूची भी नहीं होगा। और मतावली क्या है, क्वेश्चन ओपिनियन, इसको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और ये मतावली जो शब्द दिया गया है, ये प्रश्नावली भी बोल सकते हैं इसको। बोध पैमाना है, अभिवृत्ति पैमाना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका विकल्प आपका सही हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा, ये सही है आपके। और इसमें यहाँ से पढ़ करके आप देख सकते हो मतावली जो लिखा हुआ है, ठीक है, जिसे प्रश्नावली के रूप में भी जाना जाता है, एक संरचित अनुसंधान उपकरण है जिसका उपयोग व्यक्तियों या समूहों से डेटा और राय एकत्र करने के लिए किया जाता है। इसमें किसी विशिष्ट विषय या विषय से संबंधित पूर्व निर्धारित प्रश्नों की एक श्रृंखला शामिल होती है, ठीक है। पूरा पढ़ेंगे। मतावली सूची का उद्देश्य मानकीकृत जानकारी इकट्ठा करना होता है। सावधानीपूर्वक तैयार किए गए प्रश्नों के साथ प्रश्नावली तैयार करते हैं। विभिन्न प्रतिक्रिया प्रारूपों जैसे कि बहुविकल्पीय, लिकर्ट स्केल, ओपन एंडेड प्रश्न, ठीक है, ओपन एंडेड यानी कि मुक्त, और इत्यादि का उपयोग करके दिया जा सकता है। इस प्रकार से बताया गया, इसमें पूछा गया, बताया गया। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा बोध, ये आपको पढ़ लेने हैं। और इसमें डिटेल में दिया गया है, वहाँ पे दिख नहीं रहा ऊपर, तो उसको रहने दीजिए, इतना पढ़ लीजिए आप। ये बोध जो भी दिया गया था अभिवृत्ति थी, तो बोध पैमाना या धारणा स्केल या माप उपकरण है जिसका उपयोग किसी विशेष उत्तेजना, स्थिति या अवधारणा के बारे में किसी व्यक्ति धारणा या जागरूकता का आकलन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे याद कर लीजिएगा, किसी व्यक्ति की धारणा या जागरूकता का आकलन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। निर्धारित व्यक्ति विभिन्न उत्तेजनाओं की व्याख्या और जो प्रक्रिया कैसे करते हैं। धारणा के पैमाने में आमतौर पर मापे जा रहे विषय से संबंधित बनाए वस्तुओं की श्रृंखला शामिल होती है। और यहाँ पे अभिवृत्ति पैमाना देखिएगा, बोध से आपको समझ में तो आ ही गया होगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, धारणा जागरूक आकलन करने के लिए होता है। अभिवृत्ति पैमाना एटीट्यूड स्केल एक शोध उपकरण है, ठीक है, जिसका उपयोग किसी विशिष्ट विषय, मुद्दे, अवधारणा के बारे में किसी व्यक्ति की दृष्टि, विश्वास, राय मापने के लिए किया जाता है। अभिवृत्ति एटीट्यूड, ठीक है, वस्तुओं के विचारों को, स्थिति को प्रति रखते। यहाँ पे ये आपका प्रश्न दिया गया है, इसको भी एक नज़र में देख लीजिए आप। दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक संस्थानों को सर्वाधिक सीमित से न्यूनतम सीमित के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक संस्थान, ठीक है, ये दिया गया है, दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक संस्थान को सर्वाधिक सीमित से न्यूनतम सीमित के व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे एक हॉस्पिटल दिया गया है, विशेष दिव्यांग है, तो आवासीय विश्वविद्यालय है, एकीकृत विद्यालय है, समावेशी विद्यालय, संसाधन। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, गलत ना होने पाए, ठीक है।
थर्ड विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, यानी कि आपके ABCD यानी कि सीक्वेंस में ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देखिएगा, ये जो व्यवस्थित करने को बोला गया है, ठीक है, यानी कि सर्वाधिक सीमित से सीमित से न्यूनतम सीमित की ओर। तो पहले आपका हॉस्पिटल ही होगा, फिर विशेष दिव्यांग हेतु आवासीय विद्यालय होगा, एकीकृत विद्यालय होगा, समावेशी विद्यालय होगा, संसाधन अच्छी सुविधा सही समावेशी विद्यालय। ये सभी पॉइंट्स हमने आपको पढ़ा रखे हैं। ये पॉइंट्स हॉस्पिटल वाला नहीं पढ़ा है, तो हॉस्पिटल से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, विशेष दिव्यांग हेतु आवासीय विद्यालय, ठीक है, और ये भी नहीं पढ़ा है, ये पढ़ा चुके हैं हम। ये आपको आता है समावेशी शिक्षा, जिसमें सभी बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होता है, एक ही क्लास में सभी बच्चों को शिक्षा दी जाए। ठीक है, जैसे विशिष्ट बालकों के सामान्य बालक सभी बच्चों को एक साथ, और एकीकृत जो विद्यालय होता है इसमें सामान्य बच्चों के साथ ही विशिष्ट बालकों को शिक्षा दी जाती है, मतलब और उनको जो है विशेष प्रकार से शिक्षा दी जाती है अलग से, जैसे कि ये विद्यालय है। ठीक है, तो इसमें आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, सभी बच्चे बैठे हैं, और एक विशिष्ट बालक बैठा है, 2। ठीक है, तो इनको जो है अलग से इनकी सुविधा होती है। ठीक है, ये एकीकृत के पढ़ेंगे तुम्हारे साथ सभी, हम सभी के साथ, पर इनको विशेष प्रकार से शिक्षा अलग से दी जाती है। ठीक है, और समावेशी में जो है तो इसमें सबको बराबर दी जाती है शिक्षा। ठीक है, टीचर उस हिसाब से पढ़ाते हैं कि बच्चों को सबको समझ में आए एक समान। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ लिखा भी हुआ है, अभी आप पढ़ भी लीजिएगा। हॉस्पिटल ये हमने यहाँ से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ सकते हैं आप। हॉस्पिटल विद्यालय क्या होता है? यह विद्यालय विशेष रूप से उन दिव्यांग बच्चों के लिए होते हैं जो गंभीर चिकित्सीय समस्या से पीड़ित हैं। मतलब हॉस्पिटल से आपको समझ में वैसे भी आ रहा था। ठीक है, तो जो गंभीर चिकित्सीय समस्याओं से पीड़ित हैं उन्हें अस्पताल के आसपास शिक्षा की आवश्यकता होती है। विशेष दिव्यांग हेतु आवासीय विद्यालय, आवासीय इस प्रकार के विद्यालय में विशेष दिव्यांग वाले बच्चों को आवास के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि आवास भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि व्यवस्था करी जानी चाहिए जब समावेशी मतलब दिव्यांग जो बच्चे होते हैं डिसेबिलिटी, ठीक है, तो उनको जब शिक्षा दी जाए तो ये सारा ध्यान रखा जाता है कि आवासीय विद्यालय आवास उपलब्ध कराए जाएँ। ठीक है, हॉस्पिटल की सुविधा हो, मतलब दवा के लिए एकीकृत विद्यालय जो भी बताएं, इस प्रकार के विद्यालय में सभी बच्चे चाहे वे दिव्यांग हो या नहीं एक साथ पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य सामाजिक समानता और एकता को प्रोत्साहित करना होता है। समावेशी विद्यालय इस प्रकार के विद्यालय में दिव्यांग बच्चे सामान्य शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें जो है उनकी आवश्यकता के अनुसार विशेष सहायता दी जाती है। इसमें बताया गया है उनको शिक्षा दी जाती है विशेष प्रकार से, इसमें नहीं होगा उसमें। और ये संसाधन कच्ची सुविधा सहित समावेशी विद्यालय इस प्रकार के विद्यालय में सामान्य विद्यार्थी के साथ दिव्यांग बच्चों को भी पढ़ाया जाता है और उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार संसाधन की सुविधा प्रदान दी जाती है इस दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक संस्थानों की विविधता और उनकी आवश्यकता के आधार पर होती है, जो उन्हें समाज में सही रूप में शिक्षित कर सके। आई होप आप सभी स्टूडेंट को इतने सारे प्रश्न आपको सही मतलब समझ में आए होंगे। अच्छे से इनको हल करने का आपको तरीका ढूंढना है। ठीक है, किस प्रकार से आपको वहाँ पे टाइम मैनेज करना होता है। ठीक है, क्योंकि आपको यदि प्रश्न आते भी हैं तो नहीं हल कर पाते हैं, तो आपको टाइम मैनेज करते चलना है, इस हिसाब से आपको पढ़ते रहना है। थैंक यू, मिलते हैं अगली थोड़ी क्लास अगली जो है क्लासेस में। ठीक है, एजुकेशन PY की क्लासेस में, और आप डेली जो है हमारी क्लासेस आप देख सकते हो, हमने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया है 1 से 9 यूनिट हमने आपको कवर करा रखी है। 9 यूनिट थ्योरी क्लासेस की हमने आपको कवर करा रखी है। ठीक है, थ्योरी क्लासेस हमने आपको कवर करा रखी है, और आप जो है 10 यूनिट हम कवर करा है, जिसमें हम 3 अध्याय करा रहे हैं। ठीक है, 3 अध्याय, तो इसको भी आप पढ़िएगा। डेली हमने आपको बोला है आप सभी स्टूडेंट को कि डेली आप 1 यूनिट हमारी कवर कर लीजिए, पढ़ लीजिए। यदि बाद में आप पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि पहले हम पढ़ लिए होते हैं, ठीक है, तो अच्छी बात होती, तो आपको पछताना ना पड़े। आप एक बार पढ़ लीजिए मेरे कहने से, क्योंकि जो है हमने अच्छे से नोट्स कवर करा, अच्छे से तो हर कोई टीचर करता है अपने हिसाब से। ठीक है, कोई जो है गलत नहीं पढ़ाता, मतलब कि हाँ जो है ठीक से नोट्स ना बनाए वगैरह कुछ भी, हर कोई अच्छा पढ़ाता है, पर आप पढ़िए तो सही एक बार। ठीक है, जब आप पूरा पढ़िएगा फिर आप PYQ कहीं पे करिएगा या यूट्यूब पे करिएगा या अपनी बुक्स में हल करिएगा। ठीक है, जो अनसॉल्व क्या कहते हैं सॉल्व पेपर आपका होता है, तो आप जान जाएंगे कि हाँ जो है इनकी थ्योरी क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारी हमारी थ्योरी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, आप एक बार पढ़िएगा जरूर। और मेरे लिए आप नहीं पढ़ेंगे, ये भी आप याद रखिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए, कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है या हम ही पढ़ते हैं या हम पढ़ा रहे हैं, तो हम अपने लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें ना आपका लाभ है, ठीक है, ना मेरा लाभ है। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो अपने लिए पढ़ेंगे, मैं पढ़ाती हूँ तो अपने लिए पढ़ाती हूँ। तो कहने का मतलब है कि आप पढ़िएगा तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है, आप क्वालिफाई करेंगे तो अभी वैकेंसी आने वाली है, तो वैकेंसी अभी हम बता रहे थे जो GDC की वैकेंसी आपकी आने वाली थी। ठीक है, GDC, तो इसमें जो है आपका पेपर जो है 2 मतलब स्तर में था, अब 3 स्तर में हो गया है। ठीक है, तो और आपका जो एजुकेशन सब्जेक्ट है उसमें 6 ही वैकेंसी है, 6 ठीक है 6 ही वैकेंसी है। तो सोचिए जब मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे होगा। 6 वैकेंसी आने वाली है, जब 6 वैकेंसी आएंगी तो आपका पहली बात तो नेट क्वालिफाई हो। ठीक है, ये नेट क्वालिफाई होगा या JRF, तो JRF नहीं हो तो नेट तो होना ही चाहिए। नेट होगा तो आप मतलब वैकेंसी आएगी है। ठीक है, तो आप फॉर्म जो है फिल कर पाएंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अब यदि आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है तो आप जो है 6 वैकेंसी हैं, अधिक भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आप जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे। और आप जानते हैं GIC की भी आने वाली है। ठीक है, GIC की भी आने वाली है वैकेंसी। ठीक है, तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया हो। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, सब हो जाएगा। थैंक यू।